वेलकम टू द चैनल पेड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेपर फर्स्ट से। टॉपिक है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण का अर्थ जानेंगे, परिभाषा के बारे में बात करेंगे। सोशलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अपने जन्म के समय बालक एक मनोशारीरिक प्राणी होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वह एक शारीरिक प्राणी होता है बालक के रूप में। वह ना तो सामाजिक होता है, तो एक बच्चा जो है वो किसी भी तरह की सामाजिक प्रक्रिया नहीं करता है और ना वो उस समय असामाजिक होता है। धीरे धीरे वह जो है समाज के वातावरण से प्रभावित होता है, क्योंकि उसके आसपास की वस्तुएं, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके आस पड़ोस के लोग उसको जो है सामाजिकता का माहौल देते हैं, उसको वातावरण देते हैं सामाजिकता के लिए। उसमें सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। तो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें जो है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होने लगता है, क्योंकि वो एक इस समाज का हिस्सा होता है। उसके आस पड़ोस के लोग, उसकी फैमिली, तो उसके द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा उसमें जो है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। अब बच्चा जो है समाज में प्रचलित परंपराओं को, मान्यताओं को, आकांक्षाओं को, मूल्यों को, आदर्शों को और अपनी संस्कृति का अनुपालन करने लगता है वह, और उसके प्रभाव में आकर उनके ही जैसे वो व्यवहार करने लगता है। जैसी उसकी परंपराएं होंगी, जैसी उसकी संस्कृति होगी, जैसे उसके संस्कृति के आदर्श होंगे, मूल्य होंगे, वैसे ही बच्चा फिर अपना व्यवहार करना चालू कर देता है। तो इसी को समाजीकरण कहते हैं कि एक बालक जब उसका जन्म होता है तो वो ना सामाजिक है ना असामाजिक है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उसको जो है सामाजिक वातावरण मिलता है, जिससे उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और वो बड़े होके अपने सारे ही संस्कृति को, उसकी मान्यताओं को भली भांति जान जाता है और उनकी तरह ही व्यवहार करने लगता है। तो इस पूरी प्रोसेस को समाजीकरण कहा जाता है। फिर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इसमें ग्लिन और ग्लिन के अनुसार डेफिनेशन है कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया बताई गई है ग्लिन और ग्लिन के अनुसार जिसके द्वारा व्यक्ति जो है समूह में एक क्रियात्मक सदस्य बन जाता है और उसी के स्तर के अनुसार वह कार्य करने लगता है। उसके लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित कर लेता है व्यक्ति। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको समाजीकरण कहा गया है। फिर ग्रीन के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है समाजीकरण की, कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं को, आत्म को और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ये डेफिनेशन ग्रीन ने दी है समाजीकरण के लिए। अब देखेंगे कि समाजीकरण की कुछ विशेषताएं हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि समाजीकरण की प्रक्रिया 3 महत्वपूर्ण इसके पक्ष होते हैं। पहला है जीव रचना, दूसरा है व्यक्ति और तीसरा है समाज पर आधारित। तो इसमें जो है जीव रचना पर ये आधारित है, व्यक्तियों की इसमें बात की जाती है और समाज पर पूरी तरह से आधारित है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो हमें सामाजिक मूल्यों के बारे में, आदर्शों के बारे में और प्रतिमान को सिखाती है। तो यही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण के द्वारा एक जैविकीय व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन पाता है। तो एक व्यक्ति जो ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, वो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही सामाजिक प्राणी बन पाता है। फिर चौथी इसकी विशेषता होती है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा बालक समाज का
कार्यात्मक सदस्य बन जाता है। तो हर एक बच्चे को समाजीकरण प्रभावित करता है क्योंकि उसके वातावरण में वो रह रहा है। इसलिए यह जो प्रक्रिया होती है वो इसके द्वारा ही समाज में बालक जो है वो समाज का कार्यात्मक सदस्य बन जाता है। अब देखेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये व्यक्तिगत दृष्टि से भी हो सकती है और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से भी हो सकती है। व्यक्तिगत दृष्टि से समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों में आंतरिक रूप से उस समय तक चलती रहती है जब तक वे अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो व्यक्तिगत दृष्टि से अगर हम समाजीकरण को देखें तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें समाज में रहने वाले सदस्यों को ऐसा समय दिया जाता है या ऐसे वातावरण दिए जाते हैं ताकि वो समाज के वातावरण के साथ अपना सामर्थ्य बिठा पाएं और इस दृष्टि से व्यक्ति उस समाज के नियमों को, परंपराओं को, मूल्यों को अपनाने लगता है जिसमें वह रह रहा होता है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से अगर हम बात करें समाजीकरण की तो इसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से समाजीकरण वह है जिसमें संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण की जाती है। इस दृष्टि से यह प्रक्रिया समाज के सदस्यों को उन सामाजिक कार्यों की शिक्षा प्रदान करती है जिनको उन्हें करना चाहिए। तो ये जो वस्तुनिष्ठ दृष्टि से समाजीकरण है वो समाज के सदस्यों को ऐसा ज्ञान देता है कि उन्हें जो है कौन सी प्रक्रियाओं को करना चाहिए समाज में रहकर। तो ये सारी चीज़ें एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिसमें पहला कारक है पालन पोषण, तो चाइल्ड रेयरिंग। समाजीकरण के लिए यह आवश्यक होता है कि बालक का पालन पोषण समुचित ढंग से किया जाए। तो समाजीकरण का पहला कारक है कि बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से किया जाए। ऐसा होने पर ही वह समाज के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार आचरण करना सीख जाता है। तो अगर बच्चे का समाजीकरण सही ढंग से होगा तभी वह समाज के अनुसार, समाज के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार आचरण करना सीखता है। फिर दूसरा कारक इसमें आता है अनुसरण, इमिटेशन करना। तो बालक केवल अपने माता पिता का ही नहीं अपितु अपने भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसियों या समुदाय के अन्य सभी सदस्यों का भी अनुकरण करता है। तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं वे सबकी नकल करते हैं, सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, सिर्फ अपने जो है भाई बहन की नहीं, सिर्फ अपने परिवार की नहीं, अपने पड़ोसियों की नहीं, बल्कि हर एक व्यक्तित्व जो इस समाज में है उसको बच्चा देखता है और अगर वो चीज़ उसे अच्छी लगती है तो वो उसका अनुसरण करने लगता है, उस चीज़ को बच्चा ग्रहण कर लेता है। तो बालक अपने से बड़ों के कार्यों को देखकर समाज की परंपराओं को और आदर्शों को अपनाता है और उन्हें ही सामाजिकरण का आधारभूत तत्व मानता है। इसके बाद तीसरा कारक होता है निर्देश। तो निर्देशों और सुझावों का बालक के समाजीकरण से गहरा संबंध होता है। जैसा बच्चे को निर्देश दिया जाएगा, जैसा बच्चे को सुझाव दिया जाएगा, वैसे ही उसका समाजीकरण होता है और वैसे ही वह बड़े होकर व्यवहार करने लगता है। बालक वही कार्य करता है जिसको करने के लिए दूसरे व्यक्ति द्वारा उसको कहा जाता है। तो बालक वही कार्य करेगा जिसके लिए उसे निर्देश दिए जाएंगे और उसको निर्देश दिया जाता है या सुझाव दिया जाता है। तो यह व्यवहार भी निर्देश पर आधारित होता है। फिर है सहानुभूति, चौथा तत्व है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में सहानुभूति का भी विशेष महत्व होता है। बालक को अपने जीवन में सहानुभूति की बहुत आवश्यकता होती है और सहानुभूति के द्वारा ही बालक में अपनेपन की भावना का विकास होता है। बालक उन लोगों के साथ विशेष लगाव रखता है,
उनसे अधिक प्रेम करता है, जिनकी बातें उसे सहजता से स्वीकार हो जाती हैं। तो जिनकी बातों को बालक अपने आप मान लेता है, बहुत सहजता से मान लेता है, उन बालक उन व्यक्तियों को अपने लिए सहानुभूति की तरह कंसीडर करता है। फिर पांचवा कारक होता है इसमें सहयोग का, तो कोऑपरेशन करना। समाज ही बालक को सामाजिक प्राणी बनाता है, तो हमारा समाज ही बालक को सामाजिक प्राणी बनाता है। सामाजिक गुणों का प्रादुर्भाव उसमें समाज के द्वारा ही होता है। तो जैसा जैसा हमारे समाज में घटित होगा वैसे वैसे ही बच्चा हो जाता है। जैसे जैसे बालक समाज के अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करता है वैसे वैसे वह उनको अपना सहयोग देना भी आरंभ करता है। तो जब बालक दूसरों का सहयोग पाता है तभी वह दूसरों का सहयोग करता है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है, सामाजिक प्रवृत्ति संगठित होती है उसमें, मतलब दूसरों को सहयोग करने की प्रवृत्ति। तो ये जैसा बालक समाज के अन्य प्राणियों में देखता है वैसे ही वो व्यवहार करता है। फिर आत्मीयता की भी कारक होता है। आत्मीयता पारस्परिक विश्वास और सम्मान का व्यक्तिगत संबंध है। परिवार, पड़ोस, समुदाय के प्रेम पूर्ण व्यवहार और सहानुभूति से बालक में आत्मीयता की भावना पैदा होती है। जो व्यक्ति बालक से प्यार करते हैं और उनके साथ सहयोग और सहानुभूति से कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, बालक भी उनको अपना मानता है, अपना समझने लगता है और उनके व्यवहार के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार, रहन सहन के अनुसार, भाषा और आदर्शों के अनुसार ही वह अपने आप को ढालने का प्रयत्न करता है। अब 7 नंबर पे कारक है पुरस्कार और दंड, यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो बालक के समाजीकरण में पुरस्कार और दंड भी बहुत सहयोग देते हैं। जब बालक अच्छे कार्य करता है, समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, तो उसको प्रशंसा मिलती है, उसको पुरस्कार दिया जाता है अगर वह अपना व्यवहार समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के अनुसार कर रहा है। लेकिन जब बालक समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के विपरीत कार्य करने लगता है तो वह असामाजिक कार्य होता है। इसके लिए उसे दंड मिलता है। तो ये पूरा समाजीकरण के कारक थे। अब हम बात करेंगे समाजीकरण, बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन से हैं। तो इन कारकों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला कारक आता है परिवार, यानी कि फैमिली। बालक के समाजीकरण का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारक होता है उसका परिवार। तो किम्बल यंग के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है परिवार के बारे में कि समाज के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यंग ने बताया है कि समाजीकरण के पूरी प्रक्रिया में जितने भी साधन होते हैं उसमें परिवार सबसे महत्वपूर्ण साधन है समाजीकरण के लिए। फिर दूसरा कारक आता है विद्यालय। तो विद्यालय का मतलब है कि बालक का समाजीकरण करने वाले तत्वों में परिवार के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई कारक होता है तो वो है विद्यालय। विद्यालय बालक के समाजीकरण का औपचारिक साधन होता है। ये जो है द्वितीयक साधन माना जाता है या इनफॉर्मल जो है प्रोसेस है समाजीकरण के लिए बच्चे के। फिर तीसरा कारक होता है इसमें पड़ोस और संग साथी। तो जो नेबरहुड होंगे या पेयर ग्रुप्स होंगे बच्चे के, वो प्रभावित करेंगे उसके समाजीकरण को। तो बालक के समाजीकरण में पड़ोस और संगी साथी भी सहायक होते हैं। परिवार से निकलकर वह अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों और अपने समवयस्क साथी बालकों के संपर्क में आता है। तो वो जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही बालक भी व्यवहार करने लगता है, क्योंकि वो अपने पास पड़ोस और साथियों के द्वारा प्रभावित होता है। चौथे नंबर पर कारक आता है जाति, यानी कि कास्ट। तो जाति का मतलब है कि बालक के समाजीकरण का एक प्रमुख साधन होता है जात। प्रत्येक जाति अपनी रीतियाँ, अपने परंपराएं, अपने मूल्य और आदर्श होते हैं। तो हर एक जाति के अपने मूल्य होते हैं, उसके परंपराएं होती हैं और उसकी रीति होती है। बालक अपनी जाति
कि इन्हीं रीतियों, परंपराओं और मूल्यों और आदर्शों को अपनाता है। तो हर एक बच्चा जो अपनी संस्कृति का होता है वो अपनी ही संस्कृति के अनुसार, अपनी ही जाति के अनुसार जो है रीति रिवाजों को, संस्कृति को और परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों को अपनाता है। 5वें नंबर पर कारक आता है समुदाय यानी कि कम्युनिटी। तो बालक के समाजीकरण में समुदाय का विशेष योगदान होता है। समुदाय अपनी संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, परंपराओं और मनोरंजन के साधनों, शिक्षा के अभिकरणों, सुविधाओं, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों और त्योहारों के द्वारा बालक के समाजीकरण को प्रभावित करता है। तो ये सारे कारक होते हैं जो समुदाय से जोड़ते हैं बच्चे को, उसकी कम्युनिटी से जोड़ते हैं ताकि बालक का समाजीकरण हो सके। अब 6ठे नंबर पे कारक आता है धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाएं। तो ये जो भी संस्थाएं होती हैं वह भी बालक का समाजीकरण करती हैं। बालक के समाजीकरण पर समाज के धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। 7वें नंबर पर कारक आता है खेल कूद। तो गेम्स एंड स्पोर्ट भी बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। खेल कूद बालक के समाजीकरण में बहुत योगदान देते हैं और बालक की रुचि खेल कूद में बहुत अधिक होती है। तो बच्चे स्टार्टिंग में खेलना बहुत अधिक पसंद करते हैं, तो वो अपने पेयर ग्रुप्स के साथ खेलते हैं और उनसे उनका सोशलाइजेशन होता है। अब है बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व। तो फैक्टर्स रेसिस्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। तो कुछ ऐसे बाधक तत्व होते हैं जो बच्चे की समाजीकरण प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। तो मैस्लो के अनुसार कुछ ऐसे तत्व बताए गए हैं जिसमें पहला है बाल्यकालीन परिस्थितियाँ। मतलब कि बच्चे की जो स्टार्टिंग में परिस्थितियाँ होती हैं, बाल्यकाल की जो परिस्थितियाँ होती हैं वह उसके समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधक होती हैं। जैसे कि माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता के मध्य में कलेश या संघर्ष होना, विधवा माँ का होना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, अनुचित दंड देना, असुरक्षा या एकाकीपन। तो ये सारे बाल्यकालीन परिस्थितियाँ हैं जो बच्चे के समाजीकरण में बाधक के रूप में होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो बच्चे का धर्म, बालक का धर्म कैसा है, जाति कैसी है, किस वर्ग का वह है, ये सारी पूर्ण धाराएं और पूर्वाग्रह उसके समाजीकरण में बाधक तत्व होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है तत्कालीन परिस्थितियाँ। तो अन्याय, अपमान, निराशा, ईर्ष्या, कठोरता, ये सारे भी कारक बच्चे के समाजीकरण में बाधक के रूप में आते हैं। फिर कुछ अन्य परिस्थितियाँ आती हैं जैसे कि शारीरिक हीनता होना, आत्मविश्वास का अभाव होना, शारीरिक दोष होना, शिक्षा का अभाव होना, आत्मनिर्भरता का अभाव होना, बेरोजगारी, असफलताएं। तो ये सारे कारक भी बच्चे के समाजीकरण में प्रभावित करते हैं, बाधक के रूप में आते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का दायित्व क्या होता है, अब ये देखेंगे। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का भी द्वितीय स्थान होता है, क्योंकि पहला तो समाजीकरण का कारक होता है बच्चे की फैमिली और दूसरा कारक है विद्यालय। तो विद्यालय में शिक्षक ही बच्चे के समाजीकरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें पहला जो है दायित्व हो जाएगा शिक्षक का कि वो जो है संस्कृति का हस्तांतरण करे। संस्कृति व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करती है, इसलिए हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसकी संस्कृति क्या है। हर बालक अपनी संस्कृति से परिचित हो और उसके मन में उसके प्रति सम्मान की भावना हो। तो ये जो है बालक के समाजीकरण में सहायता करेगा। दूसरा दायित्व होगा शिक्षक का सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करना। तो बालक का हर एक सामाजिक जो है कार्यक्रम में भाग लेना या उसको सामाजिक कार्यक्रमों में, सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो है शिक्षक का दायित्व होता है ताकि बच्चे का सोशलाइजेशन हो सके। फिर तीसरा होता है दायित्व कि सामाजिक वातावरण का निर्माण करना। तो शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यालय में ऐसा इन्वायरमेंट दे, ऐसा वातावरण दे बालकों को कि उनका सामाजिक जो है विस्तारण हो सके और वो जो है उनका समाजीकरण हो सके।
फिर चौथा दायित्व होता है अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करना। तो ऐसी जो है भावना डेवलप करनी चाहिए, ऐसी भावना का विकास करना चाहिए कि अलग अलग जो संस्कृतियाँ होती हैं उनका बच्चे सम्मान कर सकें, दूसरों की संस्कृति का आदर कर सकें। तो अंतर संस्कृति की भावना का विकास किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा बालक में। फिर पांचवा दायित्व होता है सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण करना। तो शिक्षक के द्वारा बालकों के सामने सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मानवीय संबंध, तो स्वस्थ मानवीय संबंधों का एग्जाम्पल देना चाहिए जो है शिक्षक को कि कैसा जो है रिलेशन होना चाहिए छात्र का छात्र से, शिक्षक का शिक्षक से, छात्र का शिक्षक से या छात्र का प्रधानाचार्य से, जितने भी लोग वहाँ पे विद्यालय में होते हैं उनका छात्र से और छात्र का उनसे कैसा संबंध होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। फिर 7 नंबर पे दायित्व होता है कि विद्यालय परंपराएं बतानी चाहिए बालकों को, ताकि वो उनका सम्मान कर सकें और उसमें जो है इन्वॉल्व हो सके। 8वें नंबर पे आता है कि स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित की जानी चाहिए बालकों में। विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में बच्चे को पार्टिसिपेट कराना चाहिए और विद्यालय जो है एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, ये भावना बच्चों में विकसित करानी चाहिए। फिर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि बच्चे इन सारी क्रियाओं में भाग ले सकें और उनका जो है सामाजिकरण हो सके। तो हमारा टॉपिक था आज का सामाजिकरण, जो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।